आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जो कल जो क्लास कर रहे थे उसमें कुछ बचा हुआ हिस्सा है उसको पूरा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी का मतलब क्या होता है? कुछ, है ना। और ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र। वैसा सेल ऑर्गेनेल्स जो कुछ गतिविधियों के लिए स्वतंत्र होगा, किसी पर निर्भर नहीं करता होगा। रियली में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है डिवीजन करके। उसके लिए वो स्वतंत्र होता है, किसी पे निर्भर नहीं करता है। उसको न तो सेल के साइटोप्लाज्म का जरूरत पड़ता है और न ही न्यूक्लियस का ज्यादा जरूरत पड़ता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। इवन कुछ एक जो फंक्शंस हैं वो भी वो खुद कर सकता है। हाँ, अगर निर्भर करता है न्यूक्लियस पर या साइटोप्लाज्म पर तो कुछ इंजाइम्स के लिए, कुछ एक्टिविटी के जो इंजाइम वो बेचारा नहीं बना पाता है तो उसको न्यूक्लियस पर या फिर जो है ना साइटोप्लाज्म पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कुछ कुछ एक कामों को खुद पूरा कर लेता है, ठीक है, या कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र होता है। तो यहां पर हम लिख दिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल्स। सेल्फ डुप्लीकेटिंग मतलब अपनी संख्या को खुद बढ़ा सकता है, अर्थात न्यू वन एराइज फ्रॉम ओल्ड वन थ्रू डिवीजन, है ना। खुद अपना डिवीजन करके वो अब बना लेगा। अगर किसी सेल में से सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया को हटा लिया जाए, सब के सब क्लोरोप्लास्ट को हटा लिया जाए और उसको डिवीजन करने के लिए छोड़ दिया जाए तो देखा जाता है कि वो खुद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना सकता है। उसमें अगर नया जो सेल जो बना, मतलब पुराने सेल से जो नया सेल बना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तब तक नहीं आएगा जब तक पुराना सेल वाला माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा। और तो और मतलब कि अगर मान लेते हैं हम क्या है, एक सेल से बने थे जिसका नाम था जाइगोट। तो हम में जो माइटोकॉन्ड्रिया आया होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया होगा? हमारे पूर्वज जो थे, माँ या पिता जो थे, उनसे माइटोकॉन्ड्रिया आया होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा या सुन के आश्चर्य भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोगों के बॉडी के अंदर होता है वो माँ से आता है। और इसीलिए भारतीय सभ्यता जो है ना, शुरुआत से ही जो है ना, यहाँ पर देवियों को शक्ति का देवी माना गया है। मतलब महिलाओं को शक्ति माना गया है। शक्ति क्यों माना गया? शक्ति का मतलब क्या था? पावर, है ना, एनर्जी। और ये एनर्जी जो है ना हमारे बॉडी में, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कहां से आता है? एटीपी से आता है। और एटीपी कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमारे बॉडी में कहां से आते हैं? किसी भी बच्चे में के बॉडी में कहां से आता है? उसके बाप से या उसके माँ से? तो एकदम दिमाग में रखिएगा, उसके माँ से आता है। उसके माँ के साइटोप्लाज्म जो होता है वो जो आपका ओभम जो होता है, एग जो होता है मदर का, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मुख्यतः उसी से मेजोरिटी ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वही माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो माँ वाला होता है, उसके डिवीजन से बनता है। इसलिए माँ को या महिलाओं को शक्ति का देवी माना जाता है भारतीय सभ्यता में। सोचो हमारी जो विज्ञान था पहले का जो विज्ञान हमारा था कितना आगे बढ़ चुका था। और आज लोग जो है ना ये आराम से बोलते हैं कि हमारा जो है ना विज्ञान विज्ञान एडवांस हो रहा है। नहीं, आज भी हम अभी तक जो है ना ढेर लोग इसको कंप्लीट नहीं बता पाए कि भारतीय सभ्यता में माताओं को ही एनर्जी का सोर्स क्यों कहा जाता है। लेकिन अगर ठीक से उसको पढ़ोगे आप, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को, और समझना चाहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा साइटोलॉजी और रिप्रोडक्शन को मिलाने से कि माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि हम लोगों में, मतलब किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कहां से आता है? उसके माँ से आता है, न कि उसके पिता से। इसलिए माँ को अर्थात महिला को शक्ति की देवी माना जाता है। अब लक्ष्मी क्यों माना जाता है, पैसा का देवी क्यों माना जाता है, इसको अभी जो है ना थोड़ा और आगे आएंगे तो हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। विद्या का देवी माँ को क्यों माना जाता है ये भी हम देखने का कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ आ रहे थे चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, हम पावर ऑफ सेल पढ़ रहे थे या पावर हाउस का बात कर रहे थे।
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? अपना डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है खुद का। उसमें खुद का राइबोसोम पाया जाता है 70S। और तो और उसमें खुद का अलग अलग प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जैसे एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए पाए जाते हैं, जिससे वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है। और इसीलिए नया जो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है वो पुराने वाले से ही बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रैकेट में लिखे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो आता है नया, वो प्रोप्लास्टिड से आता है। प्रोप्लास्टिड क्या है? इमैच्योर है। इमैच्योर जो आपका प्लास्टिड होता है उसी को प्रोप्लास्टिड बोलते हैं, इमैच्योर प्लास्टिड। यह भी आपका डिवीजन से ही आता है। सेल में डिवीजन जो होता है ना प्लास्टिड का, प्लास्टिड के डिवीजन से ही इमैच्योर जो है ना प्लास्टिड या प्रोप्लास्टिड आता है। तो प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट बनता है। अब इसमें क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? पीछे हम लोग देखे थे फिगर से कि माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइडी मीडियम भरा होता है बीच में, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या होता है? तो मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और ये जो है ना, ये इसको प्रोकैरियोट्स की तरफ ले जाता है। ये जो है ना, ये जो घटनाएं हैं ये सब देख लो, हाई ग्वानिन और साइटोसिन कंसंट्रेशन, 70S राइबोसोम्स, है ना, ये और तो और हिस्टोन प्रोटीन का एब्सेंट होना, ये इसको जो है ना प्रमाणित करता है प्रोकैरियोटिक नेचर को। ये कहता है कि ये जो है ना जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है रियली में प्रोकैरियोटिक होता है नेचर में, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स इसके जो है ना प्रोकैरियोटिक है। और कल भी आपको हम बताए थे कि जो आपका इसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। अगला बात देखते हैं, इसके मैट्रिक्स में कुछ आरएनए होता है, ऊपर भी हम देखे थे। और जो कंपोनेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए वो भी पाए जाते हैं उसमें, जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह सब पाए जाते हैं अपना खुद। इसका जो इंजाइम्स होता है टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल का, वो भी इसमें पाया जाता है। टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, वो जो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस पूरे के पूरे साइक्लिक प्रक्रिया को, चूंकि वो साइक्लिक होता है चेंज, हाँ एक सर्कल में हमेशा पूरा होते रहता है, तो इसलिए उसको हम टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल कहते हैं। और इसका खोज किया गया था क्रेब साहब के द्वारा। वो सब हम आगे पढ़ेंगे 11th में, और आगे पढ़ना है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हाँ कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसको खोजा था क्रेब ने, और उसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे, उसके आधार पर ही इसका नाम टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल कहते हैं। अगला जो चीज है, ये तो एक मैट्रिक्स देख लिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला देख रहे हैं F1 पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल। F0 और F1 पार्टिकल को ही हम लोग ऑक्सीसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, या फर्नांडेज एंड मॉर्गन पार्टिकल भी कहते हैं, खोज के आधार पर जिन्होंने इस पर जो है ना रिसर्च किया, इन पर जो है ना इनके बारे में बताया डिटेल से। तो ये आपके कहाँ पाया जाता है? तो कल का फिगर अगर याद होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का जो मेम्ब्रेन था, उसका जो अंदर का सरफेस था उस पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर था, है ना। वो नॉब ऐसे घुंडी लाइक, है ना, जैसे कि हम देखते हैं अभी आजकल के जो है ना जो नया दरवाजा जो होता है उसमें लगा होता है ऐसे खींचने वाला, हाँ गोल सा घुंडी जैसा होता है। हाँ, तो ये जो है ना क्या है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रिस्टी पर पाया जाता है और इनर फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। क्रिस्टी पर और इनर फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन पर, आउटर मेम्ब्रेन पर ये नहीं होता है। F0 F1 पार्टिकल्स। ये कैसा होता है? डोर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका हेड, स्टॉक और बेस तीन जो है ना पार्ट्स होते हैं। हेड को हम F1 कहते हैं, जबकि बेस पार्ट को हम लोग F0 कहते हैं। स्टॉक दोनों को आपस में जोड़कर रखता है। ये जो हेड पीस है, यहीं पर एटीपी सिंथेसेज एंजाइम पाया जाता है। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है, सिंथेसिस एंजाइम्स।
जिसका नाम है एटीपेज एंजाइम। अब इस एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के मदद से ये क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो अगर आपका काम अगर आपसे पूछा जाएगा तो F1 जो पार्टिकल है उसका जो हेड रीजन है उसका काम क्या है, एटीपी सिंथेसिस, और F0 जो है ना एटीपी सिंथेसिस में उसको मदद करता है। तो एटीपी सिंथेसिस मेन रूप से काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक छोटा सा जो हिस्सा है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम का हेड पीस का। और ये ढेर सारा आपका ऑक्सीसोम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन था उसके अंदर के सतह पर पाया जाता है या क्रिस्टी पर पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था क्रिस्टी, उस पर पाया जाता है। अब इसका हम लिखे हैं कि इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं, जो एटीपी बनता है ना उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है फूड का और उससे फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडीपी में फॉस्फेट का जुड़ना और जुड़कर क्या बन जाना, एटीपी बन जाना। इन दोनों के मिलकर क्या बन जाना, एटीपी। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन क्या है, फॉस्फोरस का जुड़ना या फॉस्फेट का जुड़ना। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन के कारण एनर्जी आ रहा था, ऑक्सीडेशन के कारण फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन अगर लाइट एनर्जी के चलते बनेगा क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, तो उसको कहेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ध्यान रखिएगा, ये जो फॉस्फोराइलेशन है वो 3 प्रकार का हो सकता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट का जुड़ना, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में फॉस्फेट का जुड़ना क्या कहलाएगा, फॉस्फोराइलेशन। समानतः देखा जाता है बायोलॉजी में कि 3 प्रकार के फॉस्फोराइलेशन होता है। एक तो आपको बता रहे हैं ऑक्सीडेशन के कारण जो एनर्जी मिला उसके कारण फॉस्फेट कहीं जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो पहला तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया जो कि रिस्पायरेशन में नजर आता है। दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि फॉस्फेट को जुड़ने के लिए, मुख्यतः एटीपी बनने के लिए हम बात बोल सकते हैं, एटीपी का निर्माण होने के लिए एनर्जी कहां से मिलता है, लाइट से मिलता है, सूर्य से मिलता है, सन के प्रकाश से मिलता है। तो इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो एनर्जी मिलता है वो कहां से, लाइट से। और तीसरा है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। इसमें जो आपका बड़ा कंपाउंड है, बड़ा मॉलिक्यूल है या बड़ा जो है ना कोई पदार्थ है, वो जब टूटता है और उसके एनर्जी से अगर फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, मतलब एटीपी बनेगा। हाँ, फॉस्फेट जुड़ेगा, कहीं भी जुड़ सकता है, उसमें एक आपका उदाहरण है एटीपी का बनना। तो अगर वो जो है ना उस पदार्थ के टूटने के कारण जो एनर्जी निकला है उससे बनेगा तो इसको कहेंगे सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। तो खैर यहां पर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो कैसा फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। या ऑक्सीडेशन के कारण जो एनर्जी निकलता है उससे फॉस्फोराइलेशन यहाँ होता है। अब इसका फंक्शन क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, पहला फंक्शन तो ये हो गया कि ऑक्सीडेशन करना फूड का, कार्बोहाइड्रेट का, है ना, प्रोटीन का, या बीटा ऑक्सीडेशन करता है फैट का, है ना, जिससे एनर्जी निकलता है, किसमें, एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो ये साइट है किसका, एरोबिक रिस्पायरेशन का, जिसमें भोजन का आपका क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन होता है। फैट का बीटा ऑक्सीडेशन कहो या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कहो। नेक्स्ट जो है ना हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें ये आपका सिंथेसिस करने का भी साइट है, ये ढेर सारा अमीनो एसिड को ये बनाता है, उसके इंटरमीडिएट को बनाता है, जिससे ये क्या बनता है, अमीनो एसिड्स। ढेर सारे जो है ना इंटरमीडिएट्स को बनाता है, जिससे क्लोरोफिल बनता है, साइटोक्रोम्स बनता है, पिरामिडिन्स बनता है या अल्किलॉइड्स बनता है। तो ये आपका साइट है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का। ये क्या करता है, इंटरमीडिएट्स बनाता है और इन इंटरमीडिएट्स के मदद से ढेर सारे जो है ना मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनका ये सिंथेसिस में मदद करता है।
इंटरमीडिएट्स को बनाकर। ये इसका फंक्शन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा कुछ नोट का बात कर लेते हैं, जो भी कल से पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और कल भी हम पढ़े थे इसके बारे में। कल जो हमारा चैप्टर जो खत्म हुआ था वो आपका पढ़ाए थे आपको किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। तो कुछ नोट जो है ना वो उसको देख लेते हैं। अरे ऊपर है वो, हम थोड़ा नोट देख लेते हैं। नोट में कुछ लाइसोसोम के बारे में है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। देखिए लाइसोसोम में हम लोग कल पढ़े थे रेसिड्यूल बॉडी, अगर याद होगा तो बताए थे लाइसोसोम जो होता है 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें इनएक्टिव था एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सेकेंड था आपका सेकेंडरी लाइसोसोम जो कि एक्टिव होता है। थर्ड था रेसिड्यूल, है ना। रेसिड्यूल जो था आपका बॉडी जिसको बोलते थे, अगर आपको याद होगा तो रेसिड्यूल में बोले थे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया फैगोसोम पर, मतलब बाहर से आया हुआ भोजन या फॉरेन पार्टिकल पर काम करता है, तो उसके बाद जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया बच जाता है, मतलब काम के बाद, काम बंद हो गया है उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं रेसिड्यूल बॉडी। वो जो आपका रेसिड्यूल बॉडी था उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड कंटेंट बच जाता था और उसको ई फैगी से वो बाहर निकालता था, अगर आपको याद होगा तो, या सेल वोमिटिंग भी उसको बोल सकते थे हम। उससे वो क्या करता था, बाहर निकालता था अनडाइजेस्टेड वेस्ट को। लेकिन कुछ जो सेल्स होते हैं उसमें कई बार क्या देखा जाता है कि ई फैगी या जो रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट का, वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर पाता है, बल्कि सेल के अंदर ही रखे रह जाता है उसको। और सेल के अंदर ही जब रखा रह जाता है तो सेल में एजिंग होने लगता है, मतलब सेल धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है, पुराना होने लगता है, और वो आपका इनएक्टिव हो जाता है। लिवर सेल, मसल सेल में ये कॉमनली होता है। और इसका उपाय क्या है, आप जो है ना हार्मफुल ड्रग्स या वैसे पदार्थ जो सिंथेटिक हो, आर्टिफिशियल हो, उसको कम से कम ले। और इसीलिए जो लोग नेचुरल फूड लेते हैं ज्यादा, उनका देखिएगा वो जो है ना उनका उम्र धीरे, कहते हैं लोग कि उम्र छिप जाता है, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो पार्ट्स होता है, मसल्स है, लीवर है, वो जल्दी आपका एजेड नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर जमा नहीं होगा। लेकिन जो लोग जितना ज्यादा सिंथेटिक फूड लेते हैं, आर्टिफिशियल फूड लेते हैं, पैकिंग वाला फूड लेते हैं, जो आपका बोतल पैक है या फिर जो है ना पैकिंग में आता है, वो सब फूड लेते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह ज्यादा खाते हैं, उन लोगों का क्या होता है, उम्र जो है ना समय से पहले बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है, और वो लोग ओवर एज नजर आने लगते हैं, उम्र से बड़े नजर आने लगते हैं। तो लीवर सेल वगैरह में क्या करता है, जमा करता जाता है, जिससे धीरे धीरे वहां पर जो है ना वो आपका डैमेज होने लगते हैं या पुराना होने लगते हैं, उनका काम करने का क्षमता कम होता जाता है। एक और चीज यहाँ पर हम लिखे हैं, पॉलीनेफ्राइटिस। पॉलीनेफ्राइटिस जो है वो आपका न्यूरॉन का एक रोग है, पॉलीनेफ्राइटिस, जो आपका मेनली लाइसोसोम का रोग है। और ये होता क्यों है, क्योंकि रेसिड्यूल बॉडी जो है ना वो रखे रह जाता है, और रेसिड्यूल बॉडी जब रखा रह जाएगा तो नेफ्राइटिस हो जाता है, मतलब नेफ्रॉन जो है ना वो डिजेनरेट होने लगता है, टूटने लगता है। अगला है, हम लिखे हैं कि लाइसोसोम अगर जो है ना माल फंक्शनिंग करता है कुछ एक में, तो देखा यह गया है कि जेनेटिक रोग भी कुछ इससे होते हैं। ढेर सारे जेनेटिक रोग हैं, करीब करीब जो है ना 20 या 20 से ऊपर प्रकार का जो आपका आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, वो लाइसोसोम में इंजाइम के कमी से होता है या उसके ठीक से काम न करने के कारण होता है। आप सुनते होंगे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस ज्वाइंट, मतलब जहां ज्वाइंट जो है ना आपका वहां पर दर्द होने लगे, है ना, जहां जहां ज्वाइंट है वहां पर दर्द शुरू हो जाए, बोलते हैं लोग कि गठिया हो गया है या गठिया जैसा दर्द होता है। तो ये जो आपका होता है ये लाइसोसोम के ठीक से काम न करने के कारण होता है। गठिया ग्वाइटर बोलते हैं उसको हम, गठिया को रियली में। आर्थराइटिक ज्वाइंट मतलब दर्द वाला आपका ज्वाइंट, है ना। तो ये सब जो है ना ये आपका लाइसोसोम के ठीक से काम न करने के कारण होता है। इसलिए लोग को कहा जाता है कि यूरिक एसिड को जो है ना कम से कम लिया कीजिए। वैसे लोग जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या गठिया का प्रॉब्लम है, उनको कहा जाता है कि आप प्रोटीन का भोजन जो है ना कम से कम ले,
सेल्स में जो है ना यूरिक एसिड कम बनेगा। तो एक जो है ना लाइसोसोम के कारण कई रोग होते हैं, जिसमें माल फंक्शनिंग से होने वाला रोग कुछ एक आपको यहाँ पर लिखे हैं। आर्थराइटिक ज्वाइंट में हो जाता है, या ग्वाइटर है, या लंग्स फाइब्रोसिस है, लंग्स में फाइबर्स बनने लगता है, पूरा वो जो है ना सेल्स डैमेज होने लगता है। वो जो आपका लंग्स का नॉर्मल सेल है, नेचुरल सेल है, वो डैमेज होकर वो आपका फाइबर जैसा हो जाता है, मतलब कि वो पूरा खत्म हो जाता है, अपना नॉन फंक्शनल हो जाता है। ये सब के सब लाइसोसोम के ठीक से काम न करने के कारण होता है। कुछ डिजीज आपको हम अभी बता रहे थे कि लाइसोसोम के कुछ इंजाइम्स के न रहने के कारण होता है, और इंजाइम्स न रहने का मुख्य कारण है उसका, लाइसोसोम में कुछ इंजाइम के न पाए जाने का मुख्य कारण है उसमें जीन का क्या हो जाना, म्यूटेंट हो जाना, या जीन का खो जाना, अर्थात ये जेनेटिक डिजीज होता है। करीब करीब हम लोगों में, मनुष्य में देखा गया है कि 20 से अधिक प्रकार के जेनेटिक रोग जो होते हैं वो लाइसोसोम के इंजाइम के कमी से होते हैं, और ये आनुवांशिक रोग है। जैसे हंटर डिजीज है, हंटर सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, या फार्वर्स डिजीज है, ये सब जो है ना आपका कुछ एक और भी ढेर सारे डिजीज हैं, लेकिन हम कुछ एक का नाम लिखे हैं जो कॉमन आपको जो है ना क्वेश्चन वगैरह में आ सकते हैं। अगला है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स जो हम कह रहे हैं कि बैक्टीरियल कैरेक्टर होता है या प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स होता है किसमें, तो आपके कुछ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, उसमें होता है। क्यों होता है भैया? तो आपको हम पहले भी बताए थे कि इसमें आपका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड। राइबोसोम आपका होता है 70S वाला, और आरएनए जो अपना होता है टीआरएनए के रूप में, एमआरएनए के रूप में, आरआरएनए के रूप में, और इसलिए ये क्या करता है, आराम से अपना फंक्शन पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो है ना, वो आपका जैसा मेम्ब्रेन रखता है, कवरिंग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसी प्रकार का इसका भी जो है ना आपका मेम्ब्रेन होता है, और इस कारण भी इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया लाइक जो है ना ऑर्गेनेल्स मानते हैं, या आपका बैक्टीरिया का ही रूपांतरण मानते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर है बात, इसका अपना ईटीएस जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एटीपी सिस्टम, सिंथेटिक सिस्टम होता है, जो कि बैक्टीरिया में देखा जाता है। किसी और सेल ऑर्गेनिज्म में ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता है। मतलब सेल का ये गुण है, कैरेक्टर है, ना कि ऑर्गेनल्स का। और वो ऑर्गेनल्स में सेल का कैरेक्टर पाया जाना ये प्रूव करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया या जो आपका हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट, वो कहीं ना कहीं एक अलग ऑर्गेनिज्म होगा जो शायद बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जैसा रहा होगा। नेक्स्ट तीसरा जो आपका नोट में आपका पॉइंट है, ये तो 2 पॉइंट बताए, एक तो आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया कि प्रोकैरियोटिक या वो क्यों बोले थे, एक लाइसोसोम के बारे में बताया, और तीसरा जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया पे हम आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः 2 रूप में देखा जाता है सेल्स में। एक है ऑर्थोडॉक्स स्टेट में, ऑर्थोडॉक्स स्टेट, और एक है कंडेंस्ड स्टेट। 2 रूप में पाया जाता है। ऑर्थोडॉक्स स्टेट जो है ना इनएक्टिव स्टेट को कहते हैं। वैसा स्टेट जब आपका जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को ढेर सारा सेल एटीपी नहीं बनाना है, मतलब एटीपी का यूज इस बॉडी में नहीं हो रहा है, इनएक्टिव है बॉडी। तो जब बॉडी इनएक्टिव है तो एनर्जी भी क्या चाहिए, न के बराबर चाहिए, कम से कम चाहिए। जब एनर्जी कम चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होने हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव हो जाएंगे। तो वैसा माइटोकॉन्ड्रिया जो इनएक्टिव स्टेट में रहता है या ऑर्थोडॉक्स स्टेट में रहता है, उसको कहते हैं मतलब सॉरी इनएक्टिव स्टेट में रहता है, उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इसका पहचान क्या है, इसमें एटीपी का कंसंट्रेशन कम होता है, और जो रिस्पायरेटरी चेन इसके होते हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। और इसके कारण इसका मैट्रिक्स जो होता है ना वो बड़ा एरिया में रहेगा, मतलब अंदर का जो एरिया है वो बड़ा रहेगा, मैट्रिक्स का जो एरिया है वो बड़ा रहेगा, और वो जो आपका कंडेंस्ड एरिया था, बाहर का जो एरिया था, वो कम रहेगा। थोड़ा सा आपको हम शेयर इट करके बताते हैं कुछ जो है ना आपका स्लाइड की मदद से। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 आपका क्या था, चैम्बर था।
एक जो है ना सबसे बीच में चैम्बर था, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ था। देखिए ये है मैट्रिक्स जिसमें भरा हुआ है ना, जिसमें क्रिस्टी था और मैट्रिक्स भरा हुआ था। लेकिन दूसरा चैम्बर देख लीजिए जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे थे, या मेम्ब्रेन के बीच का स्थान बोल रहे थे, ये है देखिए, है ना, इधर भी देखिए, ये मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। जब माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव होता है ना, तो उसका जो मैट्रिक्स का एरिया है ना वो ज्यादा बड़ा होता है, पूरा फैला हुआ होता है, और ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव हो जाता है, इसी को बोल रहे थे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना, आउटर चैम्बर को, और इनर चैम्बर जो है ना जिसमें मैट्रिक्स है वो आपको बड़ा रहेगा। कब? जब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। और जब एक्टिव फॉर्म में रहता है तो ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो बड़ा हो जाता है, ये पूरा फैला हुआ रहेगा, क्योंकि एटीपी जो है ना यहीं पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से आपका होता है। तो देखा क्या जाता है कि जब एक्टिव रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कंडेंस्ड स्टेट कह रहे हैं, इस समय माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स एरिया जो है वो कम हो जाता है, जबकि आपका जो इनएक्टिव फॉर्म में क्या है, मैट्रिक्स एरिया ज्यादा हो जाता है, जबकि जब एक्टिव हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका जो वो वाला पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वो आपका बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है ना वो आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसको कहते हैं कंडेंस्ड स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कंडेंस्ड स्टेट क्या है, ऑर्थोडॉक्सी जो है ना स्टेट क्या है, वो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे थे। कुछ पूछना होगा तो आराम से आप पूछ। तो नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स था उसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ना वो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और तो और कुछ प्रोटिस्टन्स में पाया जाता है, जैसे इग्लुनॉइड में, इग्लुनॉइड है कॉमनली उसमें पाया जाता है ये। हाँ, सब में नहीं पाया जाता, एनिमल्स में तो होता ही नहीं है। कुछ एक जो है ना प्रोटिस्टन्स मतलब यूनिसेलुलर जो एनिमल्स है उसमें पाया जाता है। अभी इसको हम थ्री मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, इसमें इसको हम तीन मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, थ्री मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों कहते हैं? देखो, सबसे बाहर में एक मेम्ब्रेन हो गया आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद स्ट्रोमा हो गया, जो कि आपका लिक्विड इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, या इसके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोलते। और तीसरा है इसमें थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। तो थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन के कारण इसको हम लोग थ्री मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। इसमें तीन मेम्ब्रेन पाया जाता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो इसका काम क्या है, ये एक्टिव साइट है स्टोरेज और सिंथेसिस के लिए केमिकल कंपाउंड्स का। ऐसा नहीं कि फंक्शन में यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, मेन जो है ना इंपॉर्टेंस इसका क्या बात है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये है कि ये जो है ना स्टोरेज और सिंथेसिस के लिए केमिकल कंपाउंड का सबसे एक्टिव साइट माना जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को कैप्चर करता है। किसी भी कंपाउंड के निर्माण के लिए एनर्जी चाहिए, और उसमें जो एनर्जी को कैप्चर करने का क्षमता है प्लांट सेल में, वो इसमें पाया जाता है। और इसलिए इसको हम लोग देखते हैं कि अधिकांश जो प्लांट में जो केमिकल्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित होते हैं, या इससे उनका संबंध होता है। प्लास्टिड को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, या तीन भाग में बांटा जाता है इसके आधार पर कि उसमें कौन कौन सा पिगमेंट्स है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, या इसको हम कलरलेस भी कह सकते हैं, कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं होता है। जब कोई पिगमेंट्स नहीं होता है तो इसमें कोई कलर नहीं होता है, और इसलिए ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस, ल्यूको मतलब कलरलेस, प्लास्ट मतलब स्ट्रक्चर बॉडी, तो वैसा बॉडी स्ट्रक्चर जो आपका प्लास्टिड तो है लेकिन उसमें कोई कलर नहीं है। अब इसमें ग्रेनम भी नहीं होता है, और इसका जो शेप होता है वो वेरी करता है, और साइज जैसा कि ये सबका भी करता है। ये सामान्यतः तीन रूप में पाया जाता है। इसका फंक्शन अगर कहें तो इसका काम है स्टोरेज, ये काम करता है स्टोरेज का, और प्लांट्स के उन जगह पर पाया जाता है, उन स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है
जहां पर लाइट नहीं पहुंचता या सीधे लाइट नहीं आता, जैसे रूट्स में, ठीक है, जैसे सीड्स में, कॉटलीडन्स में, जैसे आपका जो है ना स्टेम में, वैसे भाग जहां पर सीधे लाइट नहीं पड़ता, उन सेल्स में आपका समांतर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ये काम क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, इकट्ठा रखने का काम करता है पदार्थों को या केमिकल्स को। इसमें पिगमेंट तो होता नहीं है, और इसको पदार्थ जो जिसको ये स्टोर करता है उसके आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो शब्द आता है स्टार्च के लिए, अर्थात स्टार्च को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट। वैसा ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि कलरलेस प्लास्ट, ल्यूको मतलब कलरलेस, जो स्टार्च को स्टोर करता है उसको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। और स्टार्च का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का मतलब वाले हम लोग प्लास्टिड को कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट है वायल और फैट को स्टोर करने वाला, जो तेल को और वसा को स्टोर करता है, वैसे प्लास्टिड को इलायोप्लास्ट कहते हैं। और जो तीसरा, जो प्रमुख 3 भाग में बांटते हैं हम, ऐसे तो कई भाग में इसको बांटा जा सकता है, लेकिन ये प्रमुखता 3 भाग में इसलिए बांटा जाता है कि 3 प्रमुख जो है ना कंपोनेंट्स फूड के हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट या लिपिड। तो ये आपका वायल और फैट दोनों रखता है, अर्थात लिपिड को स्टोर करता है। वायल और फैट दोनों को एक साथ हम लिपिड कहते हैं, तो ये लिपिड स्टोरेज करता है। उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो शब्द आता है प्रोटीन के लिए, जबकि इलेयो आता है आपका लिपिड के लिए। इलेयो, जहां भी इलेयो लिखा रहेगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लिपिड, और एल्यूरो रहेगा तो क्या आ जाना चाहिए? प्रोटीन। तो इसका काम है प्रोटीन का स्टोरेज करना, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। अब पाया कहां जाता है? तो वैसे आपका प्लांट का हिस्सा जहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा उसमें आपका एमाइलोप्लास्ट ज्यादा होगा। जैसे आप सुनते होंगे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, गेहूं में होता है, पोटैटो में होता है, तो उन सब में क्या पाया जाएगा? आपका एमाइलोप्लास्ट। जिसमें बसा ज्यादा होगा, वायल ज्यादा होगा, तो वहां पर कौन पाया जाएगा? इलायोप्लास्ट। जैसे आपका वो तिलहन जो है आपका वायल यील्डिंग प्लांट का जो सीड्स होता है, उसमें आपका इलायोप्लास्ट काफी मात्रा में होगा, है ना। जैसे कस्टर वायल निकलता है कस्टर में से, तो यहाँ उदाहरण भी हम लिख दिए हैं कस्टर में। और भी है, जैसे एल्यूरोप्लास्ट किसमें रहेगा? तो जहां प्रोटीन ज्यादा होता है, दलहन में आप देख सकते हैं, है ना, पल्स में। यहाँ पर हम लिखे हैं, आपको कॉमन दिखाई दे सकता है या आपको पढ़ना भी है। आप मकई में देखते होंगे, मकई जो होता है मेज, उसका अपना कलर होता है, कोई पीला रंग का, कोई थोड़ा लाल टाइप का, कोई उजला टाइप का, मतलब व्हाइट होता है। तो ये क्यों होता है? उसमें एक लेयर पाया जाता है प्रोटीन का जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर। उस एल्यूरोन लेयर के कारण ही उसमें कलर होता है उसके सीड्स में। तो एल्यूरोन लेयर जो है वो आपका प्रोटीन का लेयर है जो कि मेज के सीड में पाया जाता है। नेक्स्ट आ रहे थे हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर्ड, क्रोमो मतलब ही हो जाएगा यहाँ पर कलर्ड, तो अर्थात रंगीन प्लास्टिड, है ना। वैसा प्लास्टिड जो कलर वाला है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्टिड। लेकिन रंगीन में भी ग्रीन को छोड़कर, क्योंकि क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, क्लोरो जहां भी मिलेगा उसका मतलब ग्रीन, तो ग्रीन प्लास्टिड को छोड़कर बाकी जो भी कलर आपको ग्रीन के अलावे पौधे में जहां भी आपको कलर नजर आएगा, लाल है, कहीं बैगनी कलर है, कहीं जो है ना आपका कैसा है वो गुलाबी कलर है, तो कहीं पर जो है ना आपका हो सकता है येलो कलर होगा। ये सारे के सारे कलर जो हैं वो आपका किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। लेकिन अगर आपका कहीं पर व्हाइट नजर आ रहा है या कलरलेस नजर आ रहा है तो ल्यूकोप्लास्ट, और अगर ग्रीन नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, है ना। और अगर दूसरा कलर का कोई है ग्रीन को छोड़कर, ब्लू है, हाँ बैगनी है, या काला है, या फिर जो है ना रेड है,
तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। अब इसका फंक्शन क्या है, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो उसके पहले इसमें लिखे हैं कि इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम कैरोटीन और जैंथोफिल कहते हैं। तो दो पिगमेंट्स है इसमें प्रमुख, कैरोटीन और जैंथोफिल, जिसके कारण ये कलर्ड होता है मेनली, है ना। पिगमेंट तो कई होते हैं, लेकिन दो प्रमुख पिगमेंट्स हैं इसका जो इसके कलर के लिए जिम्मेवार होते हैं, और इसको कलर देते हैं कैसा, येलो या ऑरेंज या रेड। अब इसका काम क्या है, ये प्लांट के पार्ट्स को रंगीन बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, और जिसके चलते एनिमल जो है ना उसके तरफ खींचा जाता है या जाता है। जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ से आप गुजरते हैं तो आम देखते हैं तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन आपको नहीं होता, लेकिन उन्हीं आमों के समूह में कहीं पर आपको लाल आम नजर आ जाए या पीला आम नजर आ जाए दूर से, तो आपको खींचता है अपने तरफ, आकर्षित करता है। तो रियली में कलर का क्या महत्व है, हम लोग भी जो कलर्ड कपड़ा पहनते हैं उसका महत्व क्या होता है, या बॉडी में कलर करते हैं, वो चाहे लिपस्टिक हो, चाहे जो है ना वो रोज लगाते लोग चीक रीजन पे लाल लगाते हैं, लाली। तो ये सब करने का क्या उद्देश्य होता है, अट्रैक्ट करना, किसी को खींचना, हाँ आकर्षित करना। तो ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है उसका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्ट करना एनिमल्स को, और एनिमल्स में भी मुख्यतः किसको, इंसेक्ट्स को, और क्या करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, और ताकि सीड्स बन सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, सीड्स बन सके, नए पौधे आ सके। इवन पॉलिनेशन के अलावा फ्रूट के डिस्पर्सल के लिए भी ये जिम्मेवार होता है, रंगीन बनाता है, जिससे उस फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह जो है ना एनिमल्स कैरी फॉरवर्ड करता है, और उससे क्या होता है, प्लांट्स का डिस्पर्सल होता है, उसके सीड्स का डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे प्लास्टिड जो है इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में बदल सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में रंगीन हो सकता है, या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में बदलना काफी कम देखा जाता है। दोनों के दोनों जो है ना वो बदल सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट भी बदल सकता है क्रोमोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट भी बदल सकता है क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन क्रोमोप्लास्ट एक बार बनने के बाद क्लोरोप्लास्ट बनने की संभावना काफी कम होती है, या बदलने की संभावना काफी कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड है, और ये सामान्यतः जो है ना प्लांट्स के उन सेल्स में पाया जाता है जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, मतलब लाइट के उपस्थिति में जो अपना भोजन बना सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पत्तियों में, लीव्स में आपको मीजोफिल सेल्स होता है, वो फोटोसिंथेटिक सेल्स होता है, उसमें आपका ये काफी मात्रा में पाया जाता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का बात कर लिए। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का एक फिगर देख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट का फिगर। उसमें हम देख रहे हैं कि दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ओम आउटर मेम्ब्रेन और आईएम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर में आप देख रहे होंगे कई स्टॉक है, चूंकि हम लोग पीछे के क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, निचले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, कि उसमें जो आपका लैमेला होता है उसको हम लोग थाइलेकोइड कहते हैं, और थाइलेकोइड जो है ना एक के ऊपर एक सजा है, उसको ग्रेनम कहते हैं। उसी में आपका जो फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें आपका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो जोड़ के उसको रखता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल। अब हम लोग आते हैं क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में सॉरी क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट चूंकि समाप्त हो गया, तो अब हम लोग आते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में चलते हैं, ये आपका ग्रीन पिगमेंट्स रखने वाला होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट्स का नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही आपका ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट किसके कारण ग्रीन होता है, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होता है, प्लस इसमें कैरोटीनॉइड भी पाए जाते हैं, और इसी कारण से एक ऐसा था, ग्रीनिश था।
वो आपको हरा जैसा नजर आता है। इसका काम क्या है? ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। हाँ, और ये जो है ना आपका ढेर सारे फलों में हम देखते हैं कि ये क्या होता है, अपना कलर को बदल लेता है, ग्रीन से आपका रेड हो सकता है। जैसे कि टोमेटो में हम देखते हैं, टमाटर को देखिएगा, शुरुआत में कच्चा जब रहता है वो, तो अब मतलब मैच्योर नहीं रहता है तो हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, राइपेनिंग हो जाती है उसकी, तो कैसा हो जाता है वो आपका लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो पका हुआ टमाटर या चिल्ली, ठीक है, पका हुआ टमाटर है या फिर मिर्च है, ये सब के सब जो है ना वो आपका लाल होते हैं। या इसको देख सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, पपीता को देख सकते हैं, वो पीला हो जाता है पूरा। तो ये सब के सब किसके कारण होता है? इसके हरा से कैसा हो जाने के कारण, रंगीन हो जाने के कारण, माने क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में बदल जाने के कारण। आगे हम बढ़ते हैं। चेंज इन कलर जो है ना वो तो हो गया। अच्छा, आप लोग देखते होंगे आलू भी जो है ना वो हरा हो जाता है। तो आलू हरा क्यों हो जाता है? वैसा आलू जो सूर्य के सीधे प्रकाश में आता है, उसका ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और इसीलिए वो हरा नजर आता है। वैसे आलू जो कि हरा होता है, समानता नहीं खाना चाहिए, उससे माना जाता है कि वो आपका जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर आ रहे थे हम, तो ये जो है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता है क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में, और इसी कारण से जो हरा फल होता है, ग्रीन फल होता है, वो अंततः कैसा हो जाता है, पकने पर या फिर मैच्योर होने पर पूरी तरह से अपने कलर को वो आपका बदल कर रंगीन हो जाता है, रेड या येलो या किसी और कलर का हो जाता है। अब इसमें जो है ना ये आपका संख्या जो इसका होता है वैरी करता है। जैसे प्लांट सेल में आप देख सकते हैं इसकी संख्या 20 से लेकर 40 हो सकता है पर सेल में, लेकिन क्लेमाइडोमोनास शायद आप जानते होंगे, ये यूनिसेलुलर अलगी है। ये क्या है? एक प्रकार का यूनिसेलुलर अलगी है। उसमें आप देख सकते हो इसकी जो आपका अलगी है, इसकी इसकी जो संख्या होता है एक सेल में एक होता है। नेक्स्ट, इसका जो शेप होता है लेंस शेप होता है, स्फेरिकल होता है या रिबन लाइक होता है। इसका जो लेंथ और ब्रीथ होता है वो वेरिएबल होता है। लंबाई इसकी जो होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है सामान्य रूप में, और जो विड्थ होता है, वो चौड़ाई जिसको बोल रहे हैं, वो आपका 2 to 4 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। तो ये आपको हम क्लोरोप्लास्ट का आपका स्ट्रक्चर कुछ बताए। अभी हम आपको एक फिगर दिखाते हैं और उसमें उसका जो है ना स्ट्रक्चरल डिटेल थोड़ा सा देख ले। और है, देखिए ये जो है ना एक क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हम अंदर से जो है ना वो काट के एक साइड से देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो मेम्ब्रेन है 2 लेयर का बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन आपको ये एक नजर आ रहा है जो ग्रीन से दिखाया जा रहा है, और अंदर का थोड़ा लाइट ग्रीन है, वो आपका येलो ग्रीन है। तो ये आप देख सकते हैं 2 लेयर का ये बना हुआ है, ठीक है। दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, कुछ स्थान होता है, जगह होता है, जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। उसके बाद अंदर आ जाइए। इसमें जो है ना अंदर में दोनों के दोनों लेयर इसका देख रहे हैं आप, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे, आउटर स्मूथ था, इनर क्या था, उसमें क्रिस्टी था। इसमें दोनों का दोनों, आउटर और इनर दोनों के दोनों स्मूथ है। प्लस इसमें अंदर में जो देख रहे हैं पूरा मैट्रिक्स भरा होता है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसको मैट्रिक्स कहते थे। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि कुछ प्लेट नुमा रचना है जो एक के ऊपर एक सजा हुआ है, जैसे पैसा को हम सजाते हैं ना, वैसे वो सजा हुआ है, और वो उसको कहते हैं डिस्क शेप्ड है, ये देख रहे होंगे आप। और ये जो डिस्क शेप्ड है, इसमें एक डिस्क को हम कहते हैं थैलेक्वाइड। लेकिन ये जो समूह है 4 या 5 का, देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऐसे तो ये ढेर सारा हो सकता है एक के ऊपर एक सजा हुआ। तो ये जो आपका समूह, एक समूह है, इस समूह को कहते हैं ग्रेनम, और इसमें एक पीस को क्या कहेंगे, थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड में ही आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, वो सब आपका किसमें पाया जाता है, थैलेक्वाइड में। और ग्रेनम उसका क्या है, यूनियन ऑफ थैलेक्वाइड है या एग्रीगेशन ऑफ थैलेक्वाइड है। फिर देख रहे होंगे ये जो आपका ग्रेनम है वो आपस में देखो जुड़ा हुआ है कुछ, है ना, नली नुमा रचना से।
और इस नलीनुमा रचना से जिसको से वो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग स्ट्रोमा लैमली कहते हैं या फ्रेट कहते हैं। तो स्ट्रोमा लैमली या फ्रेट क्या है भाई? वो जो है ना आपका क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रेनम को आपस में जोड़ कर रखता है, जिससे यहाँ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण या नजर आता है। उसके बाद मैट्रिक्स में और क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लाल जैसा, थोड़ा बैगनी जैसा जो है ना आपका कलर का कुछ है, ये आपका डीएनए है ना, डीएनए है, सर्कुलर डीएनए होता है इसमें, डबल स्टैंडर्ड, प्लस इसमें कुछ राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं जो आपको पीला से नजर आ रहा होगा, और कुछ एक जगह और आपको थोड़ा ग्रीन, अरे बैगनी कलर का कुछ विबजियोर कलर का जो है ना जो स्ट्रक्चर में, सॉरी जो बैगनी आपका नजर आ रहा है, वायलेट नजर आ रहा है, वो आपका यहाँ पर कुछ एम आरने, टी आरने, आरने वगैरह है। तो इसमें अपना क्या होता है, मैट्रिक्स में डीएनए होता है, और क्या होता है, राइबोसोम होता है, और क्या होता है, तो आरएनए होता है, एम आरने, टी आरने, आर आरने, जिससे अपना काम स्वयं करने लगता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल जैसा काम करता है। प्लस मैट्रिक्स होता है इसमें, सॉरी मैट्रिक्स में, इसमें मतलब जिसको हम स्ट्रोमा कर रहे हैं उसमें इंजाइम्स भरा होता है जो कि इसको फोटोसिंथेसिस के समय कैल्विन साइकिल करने में या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को पूरा करने में मदद करता है। तो इसके स्ट्रोमा में क्या क्या है, स्ट्रोमा में आपका इंजाइम्स होता है, अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और आपको ग्रेनम जो है ना उस पर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है। स्ट्रोमा में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते हैं। अब ये उसी बात को यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये कुछ प्लांट सेल्स में होता है और कुछ प्रोटिस्टेंट्स में होता है। प्रोटिस्टेंट्स का नाम देखिए लिखा हुआ है ना, साइचोडिस्कस और इग्लिना, ये जो है ना इग्लिनोइड समूह का दोनों है रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें ये आपका पाया जा रहा है। तो ये आपको हम बता रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब इसमें हम देख रहे हैं दो मेम्ब्रेन है, तो हम दोनों मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, जो कि आपका अभी देख रहे थे क्लोरोप्लास्ट में था। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो उसी तरह से लेस परमेबल होता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका मोर परमेबल होता है, जैसा कि पीछे हम लोग देखे थे, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे। यहाँ आपका पोरीन एब्सेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पर, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें पोरीन प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो तो हो गया इनर मेम्ब्रेन के बाद। स्ट्रोमा जो होता है वो कहाँ होता है भाई, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और ग्रेना जो होता है वो स्टैक होता है किसका भाई, थैलेकोइड का, पीछे देखे थे। थैलेकोइड के अंदर जो स्पेस होता है उसको कहते हैं ल्यूमेन। जबकि अगर आपको याद होगा वो जो आपका क्या बोलते हैं, पूरा जो स्पेस है उसमें जो लिक्विड भरा हुआ था ल्यूमेन, जो आपका इसका था क्लोरोप्लास्ट का, उसमें क्या था आपका स्ट्रोमा भरा हुआ है। फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमली किसको कहते थे, वो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स था जो या होता है जो कनेक्ट करता है आपका अलग अलग ग्रेना के थैलेकोइड्स को एक साथ, है ना, थैलेकोइड्स को कनेक्ट करता है अलग अलग ग्रेना के। उसके बाद स्टोमा क्या होता है, तो वो आपका फ्लूइड है जो कि पाया जाता है इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उसमें एंजाइम्स होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्लस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन आपका यूकैरियोट्स का क्या है, कैरेक्टर है, तो यूकैरियोट्स का नहीं बल्कि ये प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर दिखा दे रहा है। जो राइबोसोम होता है 70S होता है। देखो यहाँ पर हम एक स्टार करके लिखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है दोनों के दोनों किस डिवीजन के द्वारा जो है ना आपका डिवाइड होता है, तो फिजन के द्वारा। कुछ हद तक बैक्टीरिया का कैरेक्टर इसमें आ जाता है। बैक्टीरिया जो है ना वो आपका जो डिवीजन करता है वो भी फिजन से करता है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का अगर बात करें तो दो इसका फंक्शन है, एक तो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में दो आपका रिएक्शन होता था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलेकोइड में, हाँ, जबकि डार्क रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा पर होता है। और दूसरा जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ स्टार्च,
है ना। सेकंड जो फंक्शन है वो है आपका स्टोरेज ऑफ स्टार्च, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलरिटीज है। तो पहला सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी डबल मेम्ब्रेन था, वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा है दोनों के दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल्स हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब आपको बताए थे कि कुछ जो फंक्शन होता है वो खुद कर लेता है, जैसे कि अपना संख्या को बढ़ाना हो, डिवीजन करना हो, उसके लिए वो सेल के और जो है ना न्यूक्लियस पर निर्भर नहीं रहता है। तीसरा है कि दोनों में आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। हाँ, दोनों में था ये ऐसा। प्लस दोनों में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कितना एस का होता है, 70 एस का। और दोनों के दोनों में जो आपका डीएनए होता है उसमें ग्वानिन और साइटोसिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, हाई कंसंट्रेशन में होता है ग्वानिन भी और साइटोसिन भी। नेक्स्ट आपका अगर अगला बात अगर आता है तो दोनों के दोनों जो हैं वो आपका एटीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी प्रोडक्शन होता है और उसमें तो मेनली एटीपी ही प्रोडक्शन होता है। यहां भी जो है ना फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा एटीपी प्रोडक्शन होता है। आपको हम बताए थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ, एटीपी जो है ना फॉस्फेट जो जुड़ता है उसमें एडीपी से एटीपी जो बनता है वो आपका फोटोसिंथेसिस में भी होता है और उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दोनों में एटीपी बन सकता है। और तो और दोनों डिवीजन भी एक ही तरह से कर सकता है फिजन के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि दोनों के दोनों जो है ना यूकैरियोट्स में हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर रखे हुए हैं। ये कुछ सिमिलरिटीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इसको आप आराम से दिमाग में रखिएगा। और ये आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग राइबोसोम देखेंगे, तो अगला दिन राइबोसोम के लिए आते हैं।